बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मीर खान एंड यू आर वाचिंग रहबर एकेडमी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएचपी की। आज से हम पीएचपी का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे पीएचपी का इंट्रोडक्शन। हम जानने की कोशिश करेंगे पीएचपी क्या है, किस तरह से इस्तेमाल होती है। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वक्त पर आपको मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज पीएचपी। ये जो वर्ड पीएचपी है ये हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर का मुखफ़फ़ है, एब्रीविएशन है। इससे पहले पीएचपी को पर्सनल होम पेज के नाम से जाना जाता था। पीएचपी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और पीएचपी सर्वर पर एग्जीक्यूट होती है, यानी कि पीएचपी एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। पीएचपी को अगर हमने कहीं से डाउनलोड करना हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और इसको फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जुमले मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आमतौर पर मैं विंडो की बात करता हूँ। जो हमारे सिस्टम में विंडो होती है वो हमें फ्री नहीं मिलती, वो पेड होती है। इसी तरह जितनी भी एप्लीकेशंस हैं या जितने भी हमारी दुनिया का निज़ाम चल रहा है, कुछ भी फ्री नहीं दिया जाता, उसके कुछ न कुछ चार्जेस हमें पे करने पड़ते हैं। आप यूट्यूब पर जो कोर्स देख रहे हैं या जो वीडियो देख रहे हैं ये फ्री आप नहीं देख रहे। पहले नंबर पर आप इंटरनेट का पैकेज इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके आपने चार्जेस पे किए हैं। दूसरी बात, आप यूट्यूब को इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन यूट्यूब पर आपको ऐड दिखाए जा रहे हैं कि आपको कुछ भी फ्री नहीं मिल रही। लेकिन पीएचपी फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसको कहीं से भी हम डाउनलोड करेंगे, जो इसकी ओनरशिप है वो पीएचपी को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है। पीएचपी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज है। आमतौर पर सबसे ज्यादा और फ्री ऑफ कॉस्ट जो वेबसाइट बनाई जाती हैं वो ब्लॉग के लिए बनाई जाती हैं और ब्लॉगिंग में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म वर्डप्रेस है। वर्डप्रेस पीएचपी बेस्ड है, यानी कि वर्डप्रेस को पीएचपी में बनाया गया है। इसके अलावा बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट जो कि सोशल नेटवर्क के लिए बनाई गई हैं वो भी पीएचपी पर ही बनी हुई हैं, जैसा कि फेसबुक, ट्विटर, याहू हो गया। इसके अलावा और भी बड़ी बड़ी वेबसाइट हैं। फेसबुक से आपको अंदाजा हो गया होगा कि पीएचपी कितनी पॉपुलर लैंग्वेज है। इसके अलावा यानी कि पीएचपी के अलावा और भी बहुत सारी लैंग्वेज हैं जो कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हैं, यानी कि सर्वर पर इस्तेमाल होती हैं, लेकिन उनमें सबसे आसान लैंग्वेज पीएचपी है। अगर आप बिगिनर हैं, बिल्कुल भी सर्वर के बारे में आपका इल्म नहीं है, सर्वर के बारे में आप नहीं जानते, पीएचपी आपके लिए बेस्ट लैंग्वेज है सबसे पहले सीखने के लिए। पीएचपी से हम क्या कुछ कर सकते हैं? पीएचपी से हम डायनामिक पेज बना सकते हैं, जैसा कि फेसबुक हो गया। फेसबुक पे हम पोस्ट लगाते हैं, कमेंट्स वगैरह करते हैं, यानी कि डायनामिक होता है, हरकत करने वाली। उसमें हम अपना यूजर नेम देते हैं, पासवर्ड देते हैं, वो जाके डेटाबेस में चेक होता है। उसके बाद अगर वो हमारा यूजर नेम पासवर्ड सही हुआ तो हमें आईडी लॉगिन करके दे देता है। तो ये काम जितना भी हो रहा होता है ये पीएचपी की मदद से हो रहा होता है। पीएचपी की मदद से हम इसके अलावा पीएचपी की मदद से पेज वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, पेज को ओपन कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, यानी कि पढ़ सकते हैं पीएचपी की मदद से। पीएचपी की मदद से हम डेटा लिख सकते हैं, पीएचपी की मदद से डेटा डिलीट कर सकते हैं, फाइल को क्लोज कर सकते हैं। लेकिन ये बात हमेशा माइंड में रखनी है कि ये सारा का सारा काम ऑन दी सर्वर होगा, यानी कि सर्वर पर होगा। अगर हमारे पास सर्वर नहीं होगा तो हम पीएचपी को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा पीएचपी से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। आमतौर पर जॉब्स की जितनी भी वेबसाइट हैं उसमें आप अप्लाई करते हैं, डेटा जाके डेटाबेस में स्टोर हो रहा होता है, यानी कि डेटा कलेक्ट हो रहा होता है, तो ये पीएचपी की मदद से ही हो रहा होता है। ज्यादातर इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज पीएचपी है। उसके अलावा पीएचपी से हम कुकीज को सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं। अब आप वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं और वेब डेवलपमेंट को सीख रहे हैं, इसी वजह से आपके माइंड में पीएचपी आई और आप पीएचपी सीख रहे हैं, तो ये तो आपको पता होगा कि कुकीज क्या होती हैं। कुकीज ब्राउजर में जनरेट होती हैं जब हम कोई काम कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे हम तो यूट्यूब पे जब आप कुछ सर्च करते हैं, आप छोटा सा कीवर्ड लिखते हैं, उसको सर्च करते हैं, वीडियो देखते हैं, जब दोबारा आप यूट्यूब को ऑन करते हैं दूसरी दफा, तो वो जो पहले आपने वीडियो देखी होंगी उससे रिलेटेड आपको वीडियो मिल रही होती हैं, सजेस्टेड में आ रही होती हैं, या आपको ऐड दिखाई दे रहे
रहे होते हैं, तो ये सारा कुकीज की वजह से हो रहा होता है। और ये जो कुकीज हैं हम PHP की मदद से बना सकते हैं। PHP की मदद से हम डेटा को ऐड करते हैं, डेटा को डिलीट करते हैं, डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, उसमें चेंजिंग कर सकते हैं डेटाबेस में, यानी कि जो डेटाबेस होता है डेटाबेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं PHP की मदद से। इसके अलावा लॉग इन और लॉग आउट का जो सिस्टम होता है, यूजर नेम पासवर्ड देते हैं, चेक होता है डेटाबेस से, तो ये हम PHP की मदद से ही कर रहे होते हैं, यानी कि ये काम PHP की मदद से होगा। इसके अलावा हम HTML या CSS की मदद से या जावास्क्रिप्ट की मदद से नहीं कर सकते। इसके अलावा आपने देखा होगा कि डेटा जो है इनक्रिप्टेड होता है, यानी कि सेव होता है। आप व्हाट्सएप ओपन करें, व्हाट्सएप में आप कॉल करें या व्हाट्सएप पे जब आप कॉल कर रहे होते हैं, ऑडियो होती है या वीडियो होती है, तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल रहा होता है, ऊपर लिखा होता है डेटा इज इनक्रिप्टेड। तो उसका यही मतलब होता है कि डेटा को आप इनक्रिप्ट कर सकते हैं। अब आप वेब डेवलपमेंट से ताल्लुक रखते हैं, कंप्यूटर फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, तो इनक्रिप्टेड का आपको पता होगा, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। एक बात हमेशा माइंड में रखनी है कि जो PHP होती है वो सिर्फ हमें डेटा कैरिएट करने के लिए, ओपन, रीड, राइट, डिलीट या ऐड, मॉडिफाई करने के लिए होती है, ना कि उसमें हम किसी तरह के फ्लैश मूवीज वगैरह बना सकते हैं, ना उसमें कोई हम एनिमेशन बनवा सकते हैं। CSS जब हम यूज कर रहे होते हैं तो उसमें हम एक होवर इफेक्ट अप्लाई करते हैं कि जब हम इस बटन पे क्लिक करें तो इसका कलर चेंज होना चाहिए या कुछ एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। जब हम एक्शन देते हैं उसका एक रिएक्शन हमें मिलता है। जावास्क्रिप्ट में इवेंट हैंडलिंग होती है, इवेंट का जितना भी काम हो रहा होता है वो PHP में पॉसिबल नहीं है। PHP का काम है सर्वर पे काम करना। जो जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS होती है ये सिर्फ और सिर्फ ब्राउजर पर वर्क कर रही होती है, इसका कनेक्शन ब्राउजर के साथ होता है, जबकि PHP का डेटाबेस के साथ। अब बात आती है कि बाकी भी लैंग्वेज हैं वेब डेवलपमेंट में, लेकिन हम PHP ही क्यों यूज करें? वाई PHP क्यों? PHP विंडोज में, लिनक्स में, यूनिक्स में, मैक में, OS X में तकरीबन तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाती है। हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ ऐसी एप्लीकेशन होती हैं जो सिर्फ मैक में काम करती हैं या तो वो विंडो में काम करती हैं। आमतौर पर बहुत सारे सर्वर होते हैं और PHP तमाम सर्वर पर इस्तेमाल की जा सकती है, तमाम सर्वर के साथ ऑपरेट की जा सकती है। जो डेटाबेस होते हैं, कोई भी डेटाबेस हो, आमतौर पर MySQL इस्तेमाल किया जाता है। अभी आपको ये सारी चीजें नई लग रही होंगी, लेकिन डेटाबेस के साथ जितनी भी सपोर्ट होती है वो PHP की ही मदद से की जाती है। PHP को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी अपनी ऑफिशियल साइट है php.net। इस वेबसाइट पे आपको PHP की तमाम सपोर्ट मिल जाएगी कि आप किस तरह से इसको इंस्टॉल करेंगे, किस तरह से आप इसको रन करेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। PHP आसानी से सर्वर पर रन हो जाती है, जबकि दूसरी जितनी भी लैंग्वेज हैं उनको हम जब रन करने लगते हैं तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना होता है। अगर आप PHP सीख रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, PHP का कोर्स करना चाहते हैं, तो आपको HTML आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए? इतनी आनी चाहिए कि आप एक वेब पेज बना सकते हो। आपको फॉर्मेटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, टेबल बना सकते हो, आप लिस्ट आइटम बना सकते हो। ये 3 मैंने टॉपिक बताए। HTML में अगर आप एक वेब पेज बना लेते हैं, वेब पेज का स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो काफी है। उसमें टेबल मस्ट है, HTML टेबल आपको लाजमी आना चाहिए। उसके बाद CSS है। CSS में बस इतना आपको पता होना चाहिए कि मार्जिन का पता हो, पैडिंग का पता हो, स्टाइलिंग का पता हो। बाकी ज्यादा इसके पंगों में जाने की जरूरत नहीं होती। फॉर्म का पता हो, फॉर्म किस तरह से डिजाइन किया जाता है वो आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद है जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट में हमेशा बंदे कंफ्यूज रहते हैं कि जावास्क्रिप्ट हम कितनी सीखें, किस तरह से सीखें, कितनी आनी चाहिए। जावास्क्रिप्ट में बस आप ये कर सकते हो कि फॉर्म वैलिडेशन लगा सकते हो जावास्क्रिप्ट की मदद से। इसके अलावा आपको कुछ आता है नहीं आता कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आपको फॉर्म वैलिडेशन आती हो तभी आप PHP सीख सकते हैं। उसके बाद आता है व्हाट इज PHP फाइल। PHP फाइल कैन कंटेन टेक्स्ट, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड PHP कोड। यानी कि जो PHP की फाइल होती है उसमें हम जावास्क्रिप्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, HTML, CSS भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें हम PHP भी इस्तेमाल करते होते हैं। PHP कोड इज एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर। PHP का जो कोड है वो सिर्फ और सिर्फ सर्वर पर रन होगा। आम जो हम ब्राउजर इस्तेमाल करते हैं उसमें रन नहीं होगा, लेकिन जो उसका रिजल्ट होगा वो हमें ब्राउजर पर मिलेगा, नॉर्मल प्लेन HTML में मिलेगा। PHP की जो फाइल हम बनाते हैं, जिस तरह हम HTML में बनाते थे तो उसकी हम एक एक्सटेंशन रखते थे .html, और CSS की जो फाइल बनाते थे उसमें हम एक एक्सटेंशन रखते थे .css। इसी तरह जो PHP की फाइल होगी उसकी कोई भी
हम फाइल नेम देंगे और साथ हम उसकी एक एक्सटेंशन देंगे .php। छोटा सा मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि ये मेरे पास एक ब्लॉग है, इसमें ये सारी पोस्ट टाइप की गई है और यहाँ पे जितना भी डेटा हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है ये PHP की मदद से डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ से आपको कुछ मोटिवेशन भी मिलेगी। यहाँ पे देखें स्पोर्ट्स पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ मेरे पास स्पोर्ट्स की कैटेगरी में जितना भी डेटा है वो आ जाता है और यहाँ पे देखें 1 लिखा हुआ है, यानी कि इसमें इतना डेटा नहीं है। इंटरटेनमेंट में जाता हूँ तो इस पे भी कुछ डेटा आ रहा है। इसके बाद जैसे मैं होम पे क्लिक करता हूँ ये सारा डेटा आ रहा है। 2 पे जाता हूँ नया डेटा, 3 पे जाता हूँ नया डेटा और यहाँ पे जितना भी ये काम हो रहा होता है, ये जो बटन बने हुए हैं ये PHP की मदद से ही मैंने बनाए हैं। अब ये हेल्थ की पोस्ट है, मैं रीड मोर पे जैसे क्लिक करता हूँ मेरे पास सारी ये पोस्ट ओपन होके आ जाती है और नीचे ये जो कमेंट सेक्शन है, कमेंट है और इसकी थोड़ी सी ये डिस्क्रिप्शन है और ये मैंने एक इमेज डिस्प्ले की है। यहाँ पे कैटेगरी वगैरह शो हो रही है और यहाँ पे पोस्ट कब की गई है, किसने की है, इसका यूजर नेम आ रहा है। अब ये कहाँ से मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, इस तरह के जो फ्रंट एंड है वो तो आप देखते रहते हैं आमतौर पर, लेकिन बैकएंड पे क्या हो रहा होता है, ये डेटा किस तरह से स्टोर हो रहा होता है, इसका एडमिन पैनल किस तरह होता है। ये मेरे पास रहबर न्यूज के नाम से मैंने एक अपना एडमिन पैनल बनाया हुआ है अपनी मर्जी से। फेसबुक कुछ और तरह का होता है, तो ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। डैशबोर्ड में जाता हूँ, यहाँ पे डेटा आ रहा है कि किस तरह से मेरे पास डैशबोर्ड है, उसमें मैंने क्या क्या डिटेल रखी हुई है। उसके बाद मेरे पास यूज़र आ रहे हैं कि ये यूज़र हैं मैंने बनाए हुए हैं। अब ये जो यूज़र हैं जब ये अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लगाते हैं तो उसको ये मुकम्मल कंट्रोल नहीं मिलता। ये कंट्रोल सिर्फ मेन जो एडमिन होता है, मेन जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसके पास होता है। जैसे हम फेसबुक पे अपने अकाउंट बनाते हैं, लेकिन मेन एक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फेसबुक कंपनी के पास होती है, जहां से वो सारा मामलात कलेक्ट कर रहे होते हैं। एक जो यूजर नेम पासवर्ड हमें दिया होता है और जो हमें डिस्प्ले हो रहा होता है वो कुछ इस तरह से डेटा डिस्प्ले हो रहा होता है, जैसे मैंने यहाँ पे डिस्प्ले दिखाया हुआ है। यहाँ पे पोस्ट का सेक्शन है और यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास पोस्ट आ रही है। इनको मैं एडिट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, मैं न्यू पोस्ट ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैं ऐड पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे टाइटल आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गई, इमेज आ गई और उसकी कैटेगरी आ गई कि आप किस में इसको अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे आर्जी तौर पे लिख लेता हूँ टेस्टिंग, PHP टेस्टिंग के नाम से मैंने टाइटल लिखा। उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन लिख लेता हूँ। लोरम विप्ज़म की वेबसाइट से मैंने टेक्स्ट लिया और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अभी इसको मैंने डिज़ाइन नहीं किया, लेकिन जस्ट मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखें इतना मेरे पास टेक्स्ट आ गया और यहाँ से मैं स्पेस इसकी रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद मैं इस पर एक इमेज अप्लाई करूँगा। इमेज आप कोई भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ से एक इमेज सेलेक्ट कर ली और इसको मैंने डाल दिया एंटरटेनमेंट में। ओके, उसके बाद मैं पब्लिश पे क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पे टाइटल आ गया और यहाँ पे डेटा आ गया। ओके, यहाँ पे जाके मैं जैसे रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे मेरा डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। होम पे गया और देखें जैसे रिफ्रेश हुआ यहाँ पे डेटा आ गया और ये PHP टेस्टिंग के नाम से मुझे टाइटल मिल गया। उसके बाद ये मेरे पास टेक्स्ट आ गया। जैसे मैं रीड पे मोर पे क्लिक करता हूँ तो इस तरह इमेज डिस्प्ले होगी और ये टेक्स्ट मेरे पास आ गया। ये तो हो रहा है हमारे पास नॉर्मल, लेकिन इस जो डेटाबेस होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। यहाँ पे देखें यहाँ पे एक टाइटल आ रहा है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन आ रही है। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये जो हमने अभी पोस्ट लगाई थी वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अभी 57 आ रहा है तो अभी इसके बाद आ जाएगा, सॉरी ये लास्ट वाली पोस्ट है हमारे पास। मैं होम पे आता हूँ और ओके ये पोस्ट है लास्ट वाली। जैसे ये अभी आ रहा है 70 और जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये 71 हो जाएगा। नीचे देखें 71 नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पे कोई गड़बड़ आ रही है। 75 यहाँ पे हमारे पास टाइटल आ गया और इसकी जो यहाँ पे ये हमारा टाइटल आ रहा है और ये हमारी आ रही है डिस्क्रिप्शन। जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो जितना भी हमने वहाँ पे पोस्ट में डिस्क्रिप्शन में टाइप किया था वो ये आ गया डेटा। इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा। उसके बाद यहाँ से भी आप टाइटल चेंज कर सकते हैं डायरेक्ट। डेटाबेस कुछ इस तरह का होता है। मैंने जस्ट आपको एक आइडिया देना है और किस तरह से डेटा स्टोर हुआ। और यहाँ से मैं डायरेक्ट डिलीट करूँगा। ओके किया, जैसे यहाँ से मैंने डिलीट किया और जाके इधर से मैंने रिफ़्रेश किया, यहाँ से भी डिलीट हो गया। और यहाँ पे जाके मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये PHP टेस्टिंग यहाँ से भी डिलीट हो चुका होगा कि तो यहाँ पे डेटा हमें नहीं मिल रहा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। मैंने थोड़ा सा एक आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाया। और जैसे मैं 2, 3, 4 नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे डेटा अलग अलग से डिस्प्ले हो रहा है। तो ये सारा PHP की मदद से ही हो रहा है। उम्मीद है यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कि PHP को किस तरह से हम इंस्टॉल करेंगे।